हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द एग्ज़ामपीडिया अ स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हम कंप्यूटर बेसिक्स की क्लास स्टार्ट किए हैं, उसी श्रृंखला में आज हम कंप्यूटर बेसिक्स पार्ट 2 लेके आए हैं आपके लिए। पार्ट 2 है ये, ठीक है। तो पार्ट 1 अगर किसी ने पहले नहीं देख रखा हो तो मैं जाके सजेस्ट करूँगा कि आप पहले जाके पार्ट 1 देखिए, तब पार्ट 2 देखने आइएगा, ठीक है दोस्तों। और पार्ट 1 का जो लिंक है, इसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, पार्ट 1 का लिंक, और पूरे इस कंप्यूटर बेसिक्स के प्लेलिस्ट का भी लिंक हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। और दोस्तों, ये हमारी क्लास, इसमें हम थ्योरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़, ये दोनों का दोनों एक साथ आपका कवर करा रहे हैं। कभी कभी आप जहाँ पे आपको हमें लगेगा कि क्वेश्चन से ही सिर्फ काम बन जाएगा तो हम आपका सिर्फ क्वेश्चन कराएंगे, और जहाँ लगेगा थ्योरी ही इंपॉर्टेंट है, थ्योरी ही पढ़ा दे, क्योंकि कुछ अंडरस्टैंडिंग के साथ आपकी ज़्यादा जल्दी चीज़ें कवर होंगी, तो हम वहाँ थ्योरीज पढ़ाएंगे। तो आइए चलिए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर के बारे में। इसके पहले मैंने आपको मेमोरी के बारे में बताया था, ठीक है। मेमोरी के बारे में आपको लगभग सारी चीज़ें हमने बता दी थी। अब मेमोरी से बचे जो एक्स्ट्रा पार्ट या कंप्यूटर से जुड़े एक्स्ट्रा पार्ट पढ़ाने हैं, वो आइए हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों, पेरीफेरल्स हिंदी में शायद इसे परिधि ही बोलता है। अब एक बार हिंदी इंग्लिश का डाउट मत रखिएगा, आपको मैं सजेस्ट करूंगा सिर्फ आप इंग्लिश पे ध्यान दीजिएगा और इंग्लिश में ही पढ़िएगा कंप्यूटर का सब्जेक्ट, क्योंकि हिंदी ये गूगल से ट्रांसलेट किया गया है, तो एग्जैक्ट अगर होगा या नहीं होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी कोई गारंटी नहीं, हमने कंफर्म नहीं किया है, सॉरी इसके लिए। पर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो आप इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, पेरीफेरल्स क्या होते हैं आइए देख लेते हैं। तो ये क्या होते हैं? डिवाइसेस कनेक्टेड टू कंप्यूटर एक्सटर्नली, ठीक है, एक्सटर्नली ध्यान दीजिएगा बात। हिंदी में अगर सेम चीज़ क्या है तो बाह्य रूप से कंप्यूटर से जुड़े उपकरण। जैसे मैं आपको बता दूं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए आपके। आपको प्रिंटर पता है, एक्स्ट्रा जुड़ता है, अक्सर लोग जोड़ते हैं प्रिंटर, मॉनिटर, साउंड बॉक्स, दुनिया भर के आइटम्स है। तो ये दोस्तों पेरिफेरल्स कहलाते हैं, जो एक्स्ट्रा आपको, क्योंकि इनका बेसिकली मतलब क्या है ना, कि अगर इन्हें डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, ठीक है, डिस्कनेक्टेड यानी इन्हें हटा दिया जाए, तो भी कंप्यूटर आपका वर्क करेगा प्रॉपरली, कंप्यूटर का वर्क कभी नहीं रुकेगा। तो यही दोस्तों, आपको पता है माउस हटा देंगे तो भी कंप्यूटर कोई इशू नहीं, कंप्यूटर चलता रहेगा, बेसिक प्रोसेस करेगा। तो यही बात है कि पेरिफेरल्स वही हैं जो एक्स्ट्रा डिवाइसेस हैं जो आपके कंप्यूटर का काम नहीं रोकते हैं। तो दोस्तों, अब अगला पॉइंट है मेमोरीज में हम वापस चले आते हैं। सॉरी, यहाँ मेमोरीज नहीं, अब आउटपुट डिवाइसेस की बात चल रही है, यहाँ पे कंप्यूटर होना चाहिए, ठीक है। ये कंप्यूटर के अंदर चल रहा है, आउटपुट डिवाइसेस की अब हम बात करते हैं। इससे पहले हमने इनपुट डिवाइसेस, फिर सीपीयू की बात की, सीपीयू में हमने मेमोरी भी डिस्कस किया, और अब आउटपुट डिवाइसेस पे आ गए। तो दोस्तों, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? जो कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट यूज टू कम्युनिकेट द रिजल्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। हमने क्या बताया था कि रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं? इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, जनरली इन जनरल टर्म में इन्फॉर्मेशन। डाटा को हम कन्वर्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन में, और इसी को फिर दोस्तों हमें शो करना होता है कि जो भी हमने कन्वर्ट किया वो किसी न किसी तरह फॉर्म में शो करेंगे, या तो हम कंप्यूटर स्क्रीन पे करें, ठीक है, स्क्रीन पे करें, जिसे हम मॉनिटर भी बोलते हैं, या फिर हम इसे कोई एक, जैसे मैं आपको रोबोट कह दूं तो रोबोट एक मूवमेंट करके देखा है कि हमने यही से इनपुट दिया था तो ये मूवमेंट। तो दोस्तों, यही एक हार्डवेयर इक्विपमेंट है जो रिजल्ट को, ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट को शो करता है और कन्वर्ट्स इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन रीडेबल, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आउटपुट में आपका डीए कन्वर्टर होता है। आता क्या है? सीपीयू से आपका डिजिटल सिग्नल आता है, ठीक है, डिजिटल सिग्नल आता है सीपीयू से आपका, और फिर उसे आपको पता है ह्यूमन डिजिटल सिग्नल को नहीं पढ़ पाता, क्योंकि वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होता डिजिटल सिग्नल। मशीन से जो आपका आउटपुट आता है वो 0-1 के फॉर्म में आता है मशीन लैंग्वेज में, तो फिर उसे में आपका कन्वर्टर लगा रहता है, वापस वो डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करता है। तो यही ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म का ये मतलब है। हिंदी में भी यही है दोस्तों, कि उत्पन्न जानकारी को मानव पठनीय रूप से परिवर्तित करता है, ठीक है, मानव पठनीय रूप से। अब दोस्तों, थोड़ा मिटाना पड़ेगा यहाँ पे। तो अभी हम पढ़ रहे थे कि आउटपुट डिवाइसेस हो गया, मैंने आपको बता दिया सिंपली, बस इसे दो ही फॉर्म है कि जो रिजल्ट आपका आ रहा है उसे शो करना है, और शो किस फॉर्म में करना है कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। अब दोस्तों, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं आउटपुट डिवाइसेस के। तो वो है दोस्तों, एक मॉनिटर, सिंपल आप जानते हैं, जो कंप्यूटर स्क्रीन है चाहे लैपटॉप स्क्रीन है उसे मॉनिटर कहते हैं, ठीक है।
एलसीडी प्रोजेक्शन पैनल्स, ये एलसीडी भी एक टाइप का मॉनिटर है। एलसीडी को लिक्विफाइड क्रिस्टल डिस्प्ले कहते हैं। और फिर प्रिंटर्स है दोस्तों, प्रिंट करने के लिए। कंप्यूटर आउटपुट है, ये माइक्रोफिल्म है, कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म का फॉर्म। प्लॉटर्स है, ठीक है, प्लॉटर से एक ग्राफ प्लॉट करना होता है किसी पेज पे तो प्लॉट कर देते हैं, ठीक है, टोपोलॉजी के लिए काम आता है अक्सर। स्पीकर्स है जिससे आप सुनते हैं। प्रोजेक्टर्स है, आप देखते हैं कोई प्रेजेंटेशन देना होता है तो प्रोजेक्टर लगाते हैं, वो शो करता है आपके एक वॉल पे, उससे आप प्रेजेंटेशन दे देते हैं। ये सब दोस्तों आपके आउटपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल हैं। अब दोस्तों एक कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं कंप्यूटर्स में ही, ये अलग से कोई टॉपिक नहीं, तो आइए उनको पढ़ लेते हैं। तो जो मैं अभी आपको पहले बताया था, डाटा। डाटा क्या होता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स या कॉन्सेप्ट या इंस्ट्रक्शन। एक्चुअली में यहाँ इंस्ट्रक्शन नहीं होगा, पर कभी कभी क्या होता है ना कि डिटेल्स में जैसे कोई इंस्ट्रक्शन है, हमें इंस्ट्रक्शन को एक फर्दर किसी फॉर्म में कन्वर्ट, जैसे इंस्ट्रक्शन हमने यहाँ से दिया कि रोबोट को यहाँ से यहाँ मूव करना है, तो उसे हम देंगे और फिर उसे वो रोबोट की, जैसे हमने दे दिया है कि रोबोट को हमें इस पोजीशन से किसी इस पोजीशन पे मूव करना है उसका हैंड, ठीक है, ये पोजीशन 1 है, पोजीशन 2 पे मूव करना है, तो हमने बस लिख के दे दिया कि यहाँ से यहाँ तक मूव करो, तो हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया। अब रोबोट की जो लैंग्वेज है वो कंप्यूटर कन्वर्ट कर देगा और वही सेम उसकी लैंग्वेज में कंप्यूटर उसे रोबोट को दे देगा, तो सीधे 1 से 2 पहुँचा देगा रोबोट। तो ये इंस्ट्रक्शन से इंस्ट्रक्शन भी हम कन्वर्ट कराते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इन्फॉर्मेशन क्या है कि ऑर्गेनाइज्ड और क्लासिफाइड डाटा। देख रहे हैं, ऑर्गेनाइज सेम मैंने कहा कि उसका एक मीनिंगफुल फॉर्म कन्वर्ट कर दें हम डाटा का, एक मीनिंगफुल हम कन्वर्ट कर दें, तो वही आपका हो गया दोस्तों और इन्फॉर्मेशन। सेम लिखा है नीचे, मीनिंगफुल वैल्यूज फॉर द रिसीवर, और ये प्रोसेस्ड डाटा है, ठीक है, ये आपका प्रोसेस्ड डाटा है। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है डाटा प्रोसेसिंग साइकिल। आपको याद होगा लास्ट ईयर क्वेश्चन में आया था 2019 में, इसी पे एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था, तो आइए चलिए देखते हैं। डाटा प्रोसेसिंग साइकिल में क्या होता है दोस्तों कि ये स्टार्ट होता है आपका दोस्तों, मैंने बताया डाटा से, कलेक्शन ऑफ रॉ डाटा, ठीक है। डाटा आप इनपुट देंगे यहाँ पे, इनपुट पे तो कलेक्शन ऑफ रॉ डाटा, और फिर ये आपका जो घूम रहा है ना, इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है। ये सर्किल पे यहाँ पे एरो नहीं बना है, पर आप ये ध्यान दीजिएगा साइकिल इस तरीके से घूम रही है, ये इस तरीके से। अब दोस्तों क्या है, जो आपके पास कलेक्शन ऑफ रॉ डाटा है, आप उसे प्रोसेस करना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे, आप उसे इनपुट से इनपुट देंगे, ठीक है, कंप्यूटर में, यहाँ से आप फेड करेंगे। फिर ये जो स्टोर है, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, स्टोर जो है ये वो वाला स्टोर है जो मैं पहले आपको समझा रहा था कि कोई भी डाटा प्रोसेस होने से पहले, ठीक है, प्रोसेस होने से पहले कोई भी डाटा आपके रजिस्टर में स्टोर होता है, रजिस्टर में स्टोर होता है, फिर जाके वो आपके प्रोसेसर के अंदर जाता है, ठीक है, प्रोसेसर के अंदर तब जाता है रजिस्टर में स्टोर होने के बाद। तो ये वो वाला स्टोर है, रजिस्टर में स्टोर होने वाला। और दोस्तों प्रोसेसर, ये रजिस्टर क्या होता है ना कि बिना इसके स्टोर की प्रोसेसर की स्पीड बढ़ती नहीं है, प्रोसेसर की स्पीड के लिए ही रजिस्टर हम लगाते हैं जो फास्टेस्ट मेमोरी है। अब दोस्तों उसके बाद क्या होगा, स्टोर कर लिया हमने रजिस्टर में, फिर प्रोसेस होगा, मैंने बता दिया था। प्रोसेस के बाद आपका दोस्तों आउटपुट जनरेट होगा, आउटपुट के बाद दोस्तों फिर स्टोरेज, ये जो मैंने लिखा है ये वो वाला स्टोरेज है जैसे अगर हमें कोई फ्यूचर में यूज़ करना हो। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई वर्ड पे कोई डॉक्यूमेंट फाइल आपकी बना रहे हैं, जैसे मैंने प्रेजेंटेशन ही बनाया है, तो मान लीजिए मैं वर्ड में बना रहा हूँ, तो हमारा आउटपुट तो हो गया, कंप्लीट फाइनल हो गया। फिर हम इसे एक सेव कर लें कि जैसे हमें फ्यूचर में भी लैपटॉप बंद कर दिया, बाद में कभी आना हो ये सेव करने, तो फ्यूचर में सेव कर ले। और साथ के साथ जब काम चलता रहता है ना, तो ये प्राइमरी मेमोरी में भी आपका स्टोर होता रहता है चीज़ें, प्राइमरी मेमोरी और आपका जो कैश मेमोरी, इन दोनों में सेव होता रहता है, तो ये स्टोरेज भी साथ साथ चलता रहता है। और फिर दोस्तों आपका आता है लास्ट में कंट्रोल स्टेप। ये मैंने बताया था आपको, शुरू में बताया था कि अबव 4 स्टेप को कंट्रोल करे, तो ये दोस्तों लास्ट में लिखा है कंट्रोल, तो इन्हीं सब को कंट्रोल करना होता है, और ये दोस्तों आपकी साइकिल चलती रहती है। तो ये दोस्तों इसी पे आपका लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, आप लगा सकते हैं, उसमें डायरेक्ट आया था इनपुट, स्टोर, प्रोसेसिंग, आउटपुट और कंट्रोल, ये 5 ऑप्शन थे, ठीक है। तो आइए चलिए हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला है दोस्तों सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर डाटा, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड मतलब एक अच्छे फॉर्म में, ये है संगठित संग्रह, ठीक है।
कंप्यूटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, उनको एक उस फॉर्म में, ऑर्गेनाइज फॉर्म में। अब इन्हें दो पार्ट में, मेजरली दो पार्ट में ब्रोक किया जाता है दोस्तों। एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इसके बारे में जान लेते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है टू मैनेज द सिस्टम रिसोर्सेज, ठीक है, जो सिस्टम के रिसोर्सेज हैं। जैसे कोई एक सिस्टम को चलाने के लिए आपका, जैसे आपने अपने एक लैपटॉप में या कंप्यूटर में आपने विंडोज़ डाल रखा है, तो सिर्फ विंडोज़ को, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे आपने ओपन किया तो जो ओपन करने के लिए, बूट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं कि स्पेसिफिक सेट ऑफ फंक्शंस, ठीक है। जैसे आपको प्रिंट करना है तो आप कंट्रोल P दबा के आप प्रिंटर का जो ड्राइवर होगा उसके थ्रू जाके करेंगे, तो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर हो गए, क्योंकि आपको सिर्फ प्रिंट करना है उसके थ्रू। आप कोई मूवी चला रहे हैं तो आपको VLC मीडिया प्लेयर फेमस आपको पता होगा, वो आपके लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर हो गया, तो सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। अब दोस्तों आगे है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली या आपके मशीन लैंग्वेज में, ठीक है, ये होते हैं आपके, इसमें बनाए जाते हैं। क्योंकि आपको पता है फास्ट लैंग्वेज भी होते हैं, और कंप्यूटर, मैंने बताया कि आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। तो आपको पता है कि कंप्यूटर आपके लो लेवल लैंग्वेज ही समझता है, मेनली मशीन लैंग्वेज सिर्फ उसे समझ में आती है, तो इसीलिए उस लैंग्वेज में लिखे जाते हैं जनरली। और दोस्तों एप्लीकेशन क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज में। क्यों? क्योंकि इसे दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ आपका यूज़र करता है, ठीक है, हमेशा यूज़र के काम ही आता है, और ये आपका ऑटोमेटिक इस सिस्टम के लिए है। तो अब यूज़र के काम आए जो चीज़ें, तो उसको कंफर्टेबल बनाने के लिए हमें चीज़ें यूज़र फ्रेंडली बनानी पड़ेंगी। तो यूज़र फ्रेंडली की वजह से इसके जो लैंग्वेजेस होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल मैंने पहले बता रखे हैं, जैसे जावा, C++, .NET, VB का मतलब विजुअल बेसिक होता है, ठीक है, तो ये सब है। अब दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑटोमेटिक स्टार्ट्स रनिंग, ठीक है। जब भी आप सिस्टम पे क्लिक करते हैं ओपन करने के लिए, आप पावर ऑन बटन दबाते हैं, तो सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली लोड हो जाते हैं और सारे के सारे उसी समय स्टार्ट हो जाते हैं। और दोस्तों जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये जब यूज़र रिक्वेस्ट करता है, जैसे हमें VLC मीडिया प्लेयर ओपन करना था सिंपली, तो हमने डबल क्लिक किया, VLC ओपन हो गया, तो वो जब हमने रिक्वेस्ट की तब ओपन हुआ। चाहे हमें वर्ड यूज़ करना हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तब हमने डबल क्लिक किया तो वो ओपन हो गया, ठीक है, तो ये यूज़र रिक्वेस्ट पे होता है। अब दोस्तों सिस्टम कैन नॉट इवन स्टार्ट विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, इसके बिना आपका सिस्टम चलेगा ही। मैंने बताया कि बेसिकली स्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है। और दोस्तों जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है यूज़र स्पेसिफिक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये आप रखें या रखें, आपको पता है वर्ड आप हटा देंगे लैपटॉप से तो भी आपका चलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक नीचे चला गया है, अब मैं बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। ये दोस्तों जनरल पर्पस लिखा हुआ है, जैसे सामान्य उद्देश्य, मतलब क्या है कि ये हर काम में क्या आएगा, क्योंकि सिस्टम आपका एक बार ओपन हो गया तो हर जगह जनरल चल रहा है। और दोस्तों स्पेसिफिक पर्पस मैंने शुरुआत में बता दिया था कि एक स्पेसिफिक काम के लिए यूज़ होता है। अब दोस्तों यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, अब मापन की इकाई क्या होती है, कंप्यूटर में कौन कौन से मापन होते हैं और उनकी क्या इकाई होती है। दोस्तों स्टोरेज में मेजरमेंट होता है, ठीक है। स्टोरेज में किस टाइप के होते हैं, स्टोरेज का आपका दोस्तों मैंने बता दिया, बेसिक यूनिट होता है बिट। बिट मतलब बाइनरी डिजिट, बाइनरी मतलब दोस्तों, बाइनरी का मतलब होता है दो, बाई का मतलब दो, मतलब ये दोस्तों 0 और 1, ये बाइनरी डिजिट हो गया, ठीक है। अब 1 बिट क्या होता है, आंसर टू यस और नो, ठीक है। 1 को हम रिप्रेजेंट करते हैं यस से, 0 को करते हैं दोस्तों नो से। फिर दोस्तों 1 बिट का मतलब क्या है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, ठीक है, इसका मतलब फर्दर नो या यस होगा। लिखा है कंपोज्ड ऑफ 1s एंड 0s, ठीक है, ये मतलब क्या है, 1 और 0 से बनता है। और कंप्यूटर यूजेज इट टू डू थिंग्स, ठीक है, इसे कंप्यूटर को अपना काम करने के लिए और बात करने के लिए, बात करने के लिए अदर कंप्यूटर से, ठीक है, ये यूज़ करता है 0 और 1। और क्या लिखा है, ऑल फाइल्स और इंस्टेंस और केप्ट इन कंप्यूटर एज बाइनरी। मैंने बताया था कि कंप्यूटर को आपको सिर्फ मशीन लेवल लैंग्वेज समझ में आती है, जो कि आपके 0 और 1 के फॉर्म में होती है, ठीक है। और कंप्यूटर को सिर्फ यही समझ में आती है, वो स्टोर भी डाटा इसी में करता है, ठीक है, प्रोसेस भी आपका इसी में करता है, और सारे ऑपरेशन दोस्तों इसी में करता है वो। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको मशीन प्रोसेस आपको बता रहा था। अब आइए आगे चलते हैं। अब दोस्तों क्या है कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट, सेम टॉपिक चल रहा है स्टोरेज मेजरमेंट में। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निबल किसे कहते हैं, ठीक है, निबल किसे कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ 4 बिट्स होता है, आप ध्यान दीजिएगा, ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। और दोस्तों जो बाइट होता है, बाइट क्या होता है, ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, आप ध्यान दीजिएगा 8 बिट्स।
और स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन रिप्रेजेंट अ डाटा, ठीक है, डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो आपकी बाइट होती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वो बाइट होती है और बाइट 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, ये आप ध्यान रखिएगा। एक बिट में क्या होता है दोस्तों, नंबर, एक नंबर होता है 0 से 255 के बीच में, ये दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितने नंबर्स हो सकते हैं, तो 255 आपका लिखा होगा, वो आंसर होगा। अब दोस्तों मैं बता दूं कि ये 255 आया कहाँ से, आपको पता होगा कि जैसे 1 बिट है, ठीक है, 1 बिट है तो इसे दोस्तों 2 टू द पावर 1 लिखते हैं, सॉरी, हाँ, और तो 8 बिट है आपका, मैंने बताया कि 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट, तो ये 2 टू द पावर 8 हो जाएगा, तो 2 टू द पावर 8 आता है आपका 256, ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये 256 आ गया, तो ये टोटल नंबर आपका हो गया कि टोटल 256 आपके बिट हो सकते हैं उसमें। तो उसमें क्या है आपके, अगर हम इसे लिखो सेम को 256 को अगर 0 से हम काउंट करें तो 255 आपके टोटल 256 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आइए आगे चलते हैं। तो अब सेम मेजरमेंट में दोस्तों, स्टोरेज मेजरमेंट में, अब ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन इन पे भी पूछ लिया जाता है, ये आप याद रखिएगा कि 1 किलोबाइट में, जैसे आपको मैं ग्राम से सिंपल कंपेयर करिएगा ग्राम से केजी वाला, ठीक है, तो 1 किलोबाइट में, ठीक है, 1 किलोबाइट में 1000, आप ये ध्यान रखिएगा 1024 बाइट्स होते हैं, ठीक है, हमेशा जो वहाँ पे नॉर्मल 1000 होता था, यहाँ पे आपका 1024 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो किलो के बाद आपका दोस्तों हमेशा टर्म आता है मेगा, मेगा के बाद आता है गीगा, गीगा के बाद आता है टेरा आपका, टेरा के बाद आता है आपका पेटा, तो बस यही आप उल्टा चलते चलिएगा सेम। तो मेगाबाइट की अगर हम बात करें तो 1 मेगाबाइट में दोस्तों क्या होगा 1024 किलोबाइट्स, जस्ट प्रीवियस वाला जो था आपका किलोबाइट ये हो जाएगा। 1 गीगाबाइट में दोस्तों 1024 मेगाबाइट, ये प्रीवियस वाला, सेम दोस्तों यही 1024 का कन्वर्जन होता जाएगा 1000 की जगह, ये आप दोस्तों याद रखिएगा। खासकर आपका पूछ लेता है दोस्तों मेगाबाइट और गीगाबाइट कि 1 गीगाबाइट में अगर कितने मेगाबाइट होते हैं, या 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं, और 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, तो ये दोस्तों आप ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं, तो उसमें दोस्तों अब स्पीड मेजरमेंट, ठीक है, कंप्यूटर की स्पीड मेजरमेंट, तो ये हर्ट्ज में आपका मेजर करते हैं। हर्ट्ज आपका क्या होता है दोस्तों 1/सेकेंड, ठीक है, सेकेंड इनवर्स को आप हर्ट्ज करते हैं, तो विच रिप्रेजेंट अ CPU साइकिल, ठीक है, CPU साइकिल कहते हैं। और स्पीड ऑफ CPU इज नोन एज कंप्यूटर स्पीड, CPU की स्पीड जो होती है कंप्यूटर स्पीड होती है दोस्तों। अब क्या है, हर्ट्ज इक्वल टू क्या है, साइकिल पर सेकेंड, ठीक है, 1 साइकिल पर सेकेंड, अगर 1 हर्ट्ज, तो दोस्तों जनरली आपकी होती है 1 मेगाहर्ट्ज से, पुराने हो गए कंप्यूटर्स, 1 मिलियन साइकिल्स पर सेकेंड, 1 मेगाहर्ट्ज का, ये डायरेक्ट कोई आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 1 मेगाहर्ट्ज का मतलब क्या है, तो ये 1 मिलियन साइकिल पर सेकेंड या 1000 हर्ट्ज, ठीक है। और गीगाहर्ट्ज का आजकल आपको पता है गीगाहर्ट्ज में कंप्यूटर आते हैं, तो गीगाहर्ट्ज 1 बिलियन साइकिल पर सेकेंड। अब दोस्तों आइए चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा, उससे रिलेटेड फेमस क्वेश्चंस। तो दोस्तों पहला क्या क्वेश्चन है, अब इसी टाइप के दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके कंप्यूटर प्रॉपर्टीज़ है, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके आने के चांसेस इन एग्जाम में सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, मतलब निम्न से कौन सा है जो कंप्यूटर की विशेषता है। तो दोस्तों डिलीजेंस मैंने आपको बताया था कि बार बार काम करता रहता है बिना कुछ बोले रोके। वर्सेटिलिटी है, मैंने बताया था कि बहुमुखी काम कर सकता है, बहुत ज़्यादा उसे आप कोई भी काम करा दीजिए। रिलायबिलिटी, सीधी सी बात है, आप चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन चले, तो दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, सारे के सारे ऑप्शन आपके सही हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पे क्या है कि द कैपेसिटी टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क, ठीक है, मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली इज टर्म्ड एज, एक साथ कई काम, मैंने बताया था एक साथ कई काम करने को क्या है, वर्सेटाइल, ठीक है, बहुमुखी प्रतिभा, ये आपका 200 आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है कि अ कंप्यूटर डज नॉट सफ़र फ्रॉम टायर्डनेस, मतलब थकता नहीं है, बार बार काम करता रहता है बिना कुछ बोले बिना कुछ रुके, और अपना कंसंट्रेशन भी लूज़ नहीं करता। आपको पता है ह्यूमन कंसंट्रेशन लूज़ कर जाएगा अगर 8 घंटे से ज़्यादा काम कराने लगे, क्योंकि सीधी बात है हर कोई बोर होता है। तो ये नोन होता है दोस्तों, आपको मैंने बताया था डिलीजेंस, डिलीजेंस का मतलब होता है परिश्रम, ठीक है, ये लगातार काम करता रहता है बिना रुके। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड, ये क्या है, क्या यूज़ किया इन्होंने, फॉर सर्किटरी, और क्या यूज़ करते हैं फॉर मेमोरी, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आपको बताया था कि वैक्यूम ट्यूब्स और मैग्नेटिक ड्रम यूज़ करते हैं। वैक्यूम ट्यूब्स आपके सर्किट बनाता था और मैग्नेटिक ड्रम आपका स्टोरेज के लिए होता था, प्राइमरी स्टोरेज। तो उसका सी ऑप्शन सही हो गया।
अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वेयर बेस्ड ऑन, दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर किस पे बेस्ड थे? तो मैंने बताया था कि वैक्यूम ट्यूब को आपका रिप्लेस कर दिया था ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो सी आपका आंसर सही हो गया। अब फ्लॉप्स दोस्तों ये एब्रिवेशंस है, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। हम आपके दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में ला रहे हैं एब्रिवेशन, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कवर करा देंगे और उन्हीं से एग्जाम में आता है। तो दोस्तों ये फ्लॉप्स है, फ्लॉप्स का मतलब होता है दोस्तों फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। ये डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं, क्वेश्चन भी बस यही आता है डायरेक्ट कि फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या है। अगला क्वेश्चन है विच लैंग्वेज वॉज यूज टू प्रोग्राम सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन मैंने आपको बताया था कि असेंबली लेवल लैंग्वेज इंस्टीट्यूट हो गया था, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड हो गया था। तो आपका आंसर बी सही होगा। अब दोस्तों अगला क्या है कि इंस्ट्रक्शन एंड डाटा कैन बी स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, फॉर ऑटोमेटिकली डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली डायरेक्टिंग कर रहा है, ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर रहा है या उसे डायरेक्शन दे रहा है फ्लो ऑफ ऑपरेशन। इट इज़ कॉल्ड क्या है, वो क्या कराता है, इंस्ट्रक्शन डाटा जो स्टोर रहता है उसे क्या कहते हैं हम, स्टोर्ड प्रोग्राम। ठीक है, जो ऑलरेडी स्टोर्ड प्रोग्राम होता है वही आपका ऑटोमेटिक डायरेक्शन देता है फ्लो का। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वेयर बेस्ड ऑन। मैंने बताया थर्ड जनरेशन में आपका आ गया था कि LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन होने लगा था आपके ट्रांजिस्टर्स का। ठीक है, तो वही ट्रांजिस्टर में इसके दोस्तों आपका IC बनाए थे। ठीक है, तो दोस्तों आपका ए आंसर सही हो जाएगा। अब अगला क्या है, ये ULSI मैंने आपको बताया था फिफ्थ जनरेशन में आया था, तो इसका क्या है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है दोस्तों, ए इसका आंसर सही है। अगला क्या है दोस्तों, IC इज मेड अप ऑफ। तो IC मैंने अभी जस्ट आपको बताया ट्रांजिस्टर से बनते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइब्रिड कंप्यूटर इज वन हैविंग कंबाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ। तो ये दोस्तों आपका है क्या है, ये हाइब्रिड कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर्स होते हैं उन्हें बोला जाता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेज हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, हाथों में लेकर आप यूज कर सकें। ठीक है, तो उसे दोस्तों क्या बोलते हैं हम, तो आपका दोस्तों PDA बोलते हैं उन्हें, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, अब क्या है कि ये जो चीज़ है वो टर्मिनल कैन डिस्प्ले इमेजेस एज वेल एज टेक्स्ट। ऐसा कौन सा टर्मिनल है जो आपका इमेज भी शो कर सकता है और टेक्स्ट भी? तो आपको दोस्तों पता है कि ग्राफिकल टर्मिनल होते हैं वो आपके दोनों शो करते हैं। सिंपली अगर मैं भाषा में बोलूँ तो मॉनिटर पे सबके सब शो होते हैं। द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स आर। ठीक है, फास्टेस्ट आप ये बस ध्यान दीजिएगा कि फास्टेस्ट है तो आपको सुपर कंप्यूटर तुरंत ध्यान में आ जाना चाहिए, मोस्ट एक्सपेंसिव तो वो होंगे ही। तो आपको 215 का ये आंसर सही है। अब दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट भी है और फास्टेस्ट कंप्यूटर है। तो ये दोस्तों अभी मैंने आपको नहीं बताया क्वांटम कंप्यूटर्स है। ठीक है दोस्तों, तो क्वांटम कंप्यूटर से एक ये न्यू टेक्नोलॉजी है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी, ये यूज़ होने जा रही है। और इसके जो दोस्तों बिट होते हैं, जो मिनिमम डिजिट होते हैं ना, हम क्यूबिट बोलते हैं। अपना जो अभी सब कंप्यूटर थे इनको हम बिट बोलते थे सिंपली, और जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं उनके हम क्यूबिट बोलते हैं। शायद ये पूछ ले पर पूछना नहीं चाहिए, पर ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप क्यूबिट ध्यान रखिएगा, उन्हें क्यूबिट बोलते हैं। और दोस्तों क्वांटम कंप्यूटर्स हैं। और अगला क्या है दोस्तों, डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर्स और ऑल्सो नोन एज। ठीक, तो हम उसे दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि चिप इज यूज्ड इन कंप्यूटर इज मेड ऑफ। ठीक है, तो वो किससे मेड होता है दोस्तों चिप, वो सिलिकॉन से मेड होता है, सिलिकॉन द्वारा बनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वेयर बेस्ड ऑन। ठीक है, ये किस पे बेस्ड है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर? तो मैंने आपको बताया था कि फोर्थ जनरेशन में आपका VLSI टेक्नोलॉजी यूज होता था। इसे क्या कहते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, और ये दोस्तों यही मिलके आपके एक मिलियंस ऑफ आपके ट्रांजिस्टर्स एक माइक्रो प्रोसेसर चिप पे आपके फिट किए गए, तो माइक्रो प्रोसेसर्स ये आपका आंसर हो जाएगा। अब द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज दोस्तों आपका था फोर्ट्रॉन, ये आप याद रखिएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि द फर्स्ट कैलकुलेटर दैट कैन परफॉर्म ऑल 4 अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, जो पहला जो कंप्यूटर था आपका कैलकुलेटर, जो आपके सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर लेता था, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वो था आपका दोस्तों स्टेप रैकोनर। ठीक है, ये आप याद रखिएगा।
और दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि वीडियो स्टैंड फॉर, ठीक है, वीडियो का आपका दोस्तों फुल फॉर्म है, ये आपका विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब अगला क्वेश्चन है विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशन, ठीक है, विदाउट ट्रांसलेशन मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर आपका सिर्फ मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज। तो ISP दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ISP स्टैंड फॉर, तो ISP दोस्तों होता है इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसर, ठीक है, इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसर भी कहते हैं। आपको याद होगा ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी आप नॉर्मली जानते होंगे, तो वो भी सही है। विच इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट इनमें से नहीं है। तो आपको पता है UPS, अगर आपको नहीं पता हो तो पुराने टाइप के जो कंप्यूटर आते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर, उसमें एक UPS होता था, वो आपको पावर बैकअप के लिए यूज़ होता था। वो आपको 20 मिनट, लगभग 20 मिनट इसका पावर बैकअप होता था, ताकि आप प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर क्लोज कर पाएँ लाइट जाने पे। तो ये UPS है दोस्तों आपका आंसर। और दोस्तों द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम आर लाइकली टू बी फेच्ड फ्रॉम, ठीक है, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज मैंने आपको बताया था वो दोस्तों कैश में भरा जाता है, ताकि कंप्यूटर की स्पीड भी बनी रहे और सेव भी रहे वो, तो आपके कैश मेमोरी में सेव किया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ सिस्टम यूनिट, ठीक है, मेन सर्किट बोर्ड, दूसरे आप इसे बैकबोन भी आप कह सकते हैं, ठीक है, इसे आप बैकबोन भी बोला जाता है आपके कंप्यूटर का, ठीक है, CPU सिस्टम का। तो दोस्तों आपका होता है मदरबोर्ड। अगला दोस्तों क्वेश्चन है द प्राइमरी एम ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डाटा इनटू, ठीक है, डाटा इनटू मैंने क्या बताया, डाटा को कन्वर्ट किया जाता है आपका इंफॉर्मेशन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन CPU मेमोरी, ठीक है, CPU मेमोरी और पेरिफेरल्स, इन दोनों के बीच की जो कम्युनिकेशन लाइन होती है दोस्तों वो होती है बस। अब बस क्या होता है दोस्तों, हम वीडियो के मतलब अपने अगले पार्ट में देखेंगे, पार्ट 3 में बस के बारे में अच्छे से जानेंगे। अगला क्या है क्वेश्चन दोस्तों, अ कम्युनिकेशन सिस्टम दैट ट्रांसफर डाटा बिटवीन द कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट इनसाइड अ कंप्यूटर और बिटवीन द कंप्यूटर, ठीक है, अंदर भी करे और दो कंप्यूटर के बीच भी करे, तो दोस्तों क्या है, तो दोस्तों इसे भी हम बस ही कहते हैं, ठीक है, तो आपका बस आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों विच बस कनेक्ट, ठीक है, विच बस कनेक्ट्स ऑल द इंटरनल कंपोनेंट से कनेक्ट करता है ऑफ अ कंप्यूटर सच ए CPU मेमोरी एंड द मेन बोर्ड, जिसे मदर बोर्ड बोलते हैं। तो दोस्तों आपका होता है इंटरनल बस, ठीक है, 31 का C आपका आंसर हो जाएगा, इंटरनल बस कहते हैं। और दोस्तों सेम अगला ही क्वेश्चन है कि पेरिफेरल डिवाइसेस, जो आपको मैंने बताया था कि एक्स्ट्रा एक्सटर्नल डिवाइसेस लगाते हैं, तो सिंपल इसका आंसर हो जाएगा D, एक्सटर्नल बसेस। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि द कमांड टू एक्सेस मेमोरी, ठीक है, कमांड जो होता है टू एक्सेस मेमोरी और द इनपुट डिवाइसेस इज कैरिड बाई, ठीक है, ये कमांड किसके थ्रू कैरिड होता है, तो दोस्तों आपका होता है कंट्रोल बस। कंट्रोल मैं हालांकि बस में बताऊंगा अच्छे से कंट्रोल का क्या काम है, बस आप ये जान लीजिए, मैंने आपको पहले बताया था कंट्रोल सिस्टम, जैसे कंट्रोल यूनिट का बताया था कि ये सिर्फ कंट्रोल करने का काम करता है। तो कंट्रोलर ही, आपको पता है कि कंट्रोलर बॉस ही हमेशा कमांड देता है, तो सीधे आपका कंट्रोल बस आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि अ कंप्यूटर बस दैट इज़ यूज टू स्पेसिफाई अ फिजिकल एड्रेस, ठीक है, एक फिजिकल एड्रेस ही अपने साथ होल्ड करता है और स्पेसिफाई करता है, तो ये दोस्तों क्या है, ये दोस्तों आपका एड्रेस बस है, तो इसका आपका ए आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट कैन बी यूज टू मेजर, ठीक है, कैन बी यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ कंप्यूटर। स्पीड ऑफ कंप्यूटर के लिए मैंने जस्ट आपको बताया था कि हर्ट्ज में मेज़र करते हैं, और भी दोस्तों मिलियन हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज में, इन सब में मेज़र होता है, तो ये दोस्तों आपका होता है MIPS बोलते हैं। आपके एग्जाम में ये जो मैंने इसका फुल फॉर्म लिख दिया है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, ये दोस्तों आपको शायद न लिखा है, तो आप सिर्फ MIPS याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन्स, ठीक है, प्रिंटेड लाइन ऑन मोस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड, ठीक है, प्रिंटेड लाइन्स आपको याद होगा कि ऐसे ऐसे लाइनें लिखी होती हैं आपके प्रोडक्ट्स में लाइन से, तो इन्हें दोस्तों आपको बोला जाता है बार कोड। अब जब मॉल वगैरह में परचेज कर रहे होंगे सामान, तो इसी को स्कैन करके वो प्राइस पता कर लेते हैं, तो दोस्तों बार कोड कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि MICR स्टैंड फॉर, ठीक है, MICR क्या होता है दोस्तों, ये आपके ATM में पहले यूज़ होता था, और दोस्तों ये बैंकिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है MICR। तो दोस्तों ये क्या है, MICR क्या है आपका दोस्तों मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसे बोलते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक इंक
इसके दोस्तों आप ध्यान रखिए, कैरेक्टर पे आप ये जो क्वेश्चन बना है यही स्टैंडर्ड एग्जाम में आता है, क्योंकि कलर में लोग कंफ्यूज होते हैं, कोड में कंफ्यूज होते हैं, कंप्यूटर में कंफ्यूज होते हैं, तो कैरेक्टर आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि OCR रिकॉग्नाइज द, ठीक है, ऑफ द कैरेक्टर, मतलब क्या रिकॉग्नाइज करता है कैरेक्टर का जिसकी वो है लाइट सोर्स की हेल्प से रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। तो क्या करता है, तो दोस्तों आपका OCR जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है दोस्तों आपका शेप रिकॉग्नाइज करता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, जो सिर्फ इनपुट डिवाइसेस है। आपको पता है माउस कीबोर्ड तो है पर ये मॉनिटर आउटपुट है, माउस कीबोर्ड है पर प्रिंटर आउटपुट है, यहाँ पे प्लॉटर आउटपुट है, मैंने बताया था टोपोलॉजी या जो आपको प्लॉटर होता है सिविल वाले काफ़ी यूज़ करते हैं मैप वगैरह बनाने, तो प्लॉटर है, तो ये भी आउटपुट डिवाइस। तो जो स्कैनर है दोस्तों ये आपका इनपुट डिवाइसेस होता है, तो आपका डी आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है USB रिफर्स टू है, USB किसको रिफर्स करता है, तो दोस्तों वो पोर्ट टाइप को रिफ़र करता है, ठीक है। आपको याद ही होगा USB 3.2 आजकल पोर्ट है, एक USB-C टाइप आपको पता है मोबाइल आने लगे हैं, तो दोस्तों आपके पोर्ट को रिफ़र करता है, ठीक है। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन हो गया, और इसका USB का यूनिवर्सल सीरियल बस हम कहते हैं इसे, ठीक है, सीरियल बस आप याद रखिएगा। इसका जो आपका वो है एक्रोनिम, ये अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। अब दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगला पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें, हम जल्द ही अगला पार्ट लाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों अलविदा कहते हैं, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।